नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। आज मैं एक इंटरेस्टिंग गेम लेके आया हूँ आपके सामने एंड ये 1992 में मेरे फर्स्ट फीडर रेटिंग चेस चैंपियनशिप जो आसाम नवागांव में हुआ था एंड वहां पे जो मेरा ओपोनेंट था वो ओपोनेंट थे एबी मिटेई इज फ्रॉम मणिपुर एंड तब उनका रेटिंग था 2284 समथिंग। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ जब मेरी एज थे 11 इयर्स एंड उस टाइम पे मेरी फर्स्ट रेटिंग टूर्नामेंट। उस टाइम में रेटिंग क्या है ठीक मुझे इतना आइडियाज नहीं था, रेटिंग कैसे मिलते हैं। उस टाइम में सिर्फ हमें खेलना था। कैटेगरी वाइज टूर्नामेंट अंडर 10 अंडर 12 ये सब हमने पार्टिसिपेट किए, बट रेटिंग टूर्नामेंट उस रेटिंग टूर्नामेंट में रेटिंग गेन करने के लिए, रेटिंग लाने के लिए उस टाइम में बहुत टफ था। उस टाइम पे कम से कम आपके 9 रेटेड प्लेयर से खेलना चाहिए था। 9 रेटेड प्लेयर के अगेंस्ट में आपको अबाउट 50% स्कोर या एक एवरेज रेटिंग था वो करना पड़ता। लेकिन वो जो 9 रेटेड प्लेयर होते वो सारे रेटेड प्लेयर्स सब 2000 एबव होते, मतलब 2000 से रेटिंग शुरू होता था। वहां पे रेटिंग करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आपको रोज 2000 एबव प्लेयर के साथ आपको फेस करना है और उनके साथ आपको अगर पॉइंट मिलते हैं वो भी सम स्कोर आपको कर सकते हैं तब जाके आपको रेटिंग मिलेगी। अगर कोई टूर्नामेंट में आपको कम से कम 4 रेटेड प्लेयर एक टूर्नामेंट में खेलना पड़ता, अगर बाई चांस आपने 3 रेटेड प्लेयर्स खेले और आपने 3 में 3 पॉइंट बना लिए तब भी वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद भी आपने 4 रेटेड प्लेयर मिले आपको और इसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलने गए, वहां पे आपको अगर 5 रेटेड प्लेयर्स मिलते और उनमें से अगर आप पॉइंट कैरी कर सकते थे तब जाके आपकी रेटिंग आता। तो बहुत डिफिकल्ट था और साथ में 1.5 ईयर्स के बीच में आपको वो कंप्लीट करना पड़ता था। बट उस टाइम पे हम लोग फ्रीली खेलते थे, हमें रेटिंग का इतना चिंता नहीं था, रेटिंग का इतना हम लोग का कोई परवाह नहीं था। हम सिर्फ खेलते थे फ्री। जो आजकल हम देख रहे बच्चे लोग रेटिंग को लेके बहुत ज्यादा मतलब रेटिंग करना है, रेटिंग होने के बाद भी अब रेटिंग मेरा इतना माइनस हो गया, इतना प्लस हो गया, तो वो उस टाइम पे हम लोग के पास इतना नहीं था। और जब आपका रेटिंग आता ऑब्वियसली आपका एक स्ट्रेंथ बन जाता। 2000 एबव अगर आपका रेटिंग स्ट्रेंथ होता है ऑब्वियसली तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और वो स्ट्रेंथ ऑलवेज मेंटेन रहता। तो मेरे फर्स्ट रेटिंग टूर्नामेंट एंड उस टाइम पे इतने कोचिंग नहीं थे हम लोग के, बेसिकली आई एम फ्रॉम त्रिपुरा एंड वहां पे तो कोचिंग और कुछ भी नहीं था। सो जो ओपनिंग जो स्लाइटली बुक्स जो सब बुक्स हमारे पास थे उनमें से हम कुछ ओपनिंग सीख लेते थे, बट कॉम्बिनेशन बहुत करते थे, टूर्नामेंट ज्यादा खेलते थे और इसी के बेस में ही हम लोग की प्रिपरेशन होती। तो ये रहा जब मेरा फर्स्ट रेटेड प्लेयर मिला, उसका रेटिंग 22 एबव और वो नेशनल ए प्लेयर है, नेशनल ए में भी उनको मिला। तो हमें उस टाइम पे रेटिंग और नेशनल ए से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस टाइम पे हमें लगता था सिर्फ बोर्ड में अच्छा गेम खेलो, स्ट्रॉन्ग गेम खेलो, सारे प्लेयर एक जैसा है, ये हमारी माइंड सेट थी। और आफ्टर गेम खेलते खेलते ये पोजीशन आ गया और मैं इस पोजीशन से हम कैसे आगे खेलना है, क्या प्लान हुआ था मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन इसको पहले मैं बोलना चाहता हूं कि वो गेम कैसे आया है, मैं आपको एक बार वो दिखाना चाहता हूं कि ये किस पोजीशन पे आया है, किस लाइन से आया है। एंड वो मैं ब्लैक एंड माय ओपोनेंट व्हाइट एबी मिटेई। एबी मिटेई प्ले फर्स्ट मूव e4, I played c5, knight f3, d6, d4, c cross d4, knight cross d4, knight f6, knight c3, g6.
और द सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन। उस टाइम में मैं सिर्फ ड्रैगन खेलता था एंड एक ही लाइन बहुत साल से खेला और ड्रैगन के ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट थे, बट ओनली फॉर द बुक नॉलेज, क्योंकि कोचिंग नहीं थे हम लोग के पास। बिशप E3, बिशप G7, F3, knight C6, queen D2, the main line, short castling, bishop C4, bishop D7, long castling, knight E5, bishop B3. So it's the main line, and basically black next move rook C8 करके खेलते हैं, and rook C8 idea, knight C4, bishop C4 and rook C4. So black play on the queen side, center, and white play on the king side like H4, G4, try to flank attack at the opponent. Black king side में. But suddenly मैंने बहुत मैच खेला rook C8 करके अपनी कैटेगरी टूर्नामेंट्स में, and on the board मुझे लगा कि आज थोड़ा न्यू करके खेलता हूँ. On the board I played queen F5 and idea that move play rook C8, knight C4 like this. Opponent play king B1. So king B1 जो मूव है उस टाइम में इतने मटेरियल हमारे पास नहीं थे जो हम प्रिपेयर करें कि किंग B1 का नेक्स्ट आइडियाज क्या है। बाय ओपनिंग में किंग B1 क्यों खेला यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली व्हाइट प्लेड H4, G4, किंग B1 उस टाइम में मुझे ऑन द बोर्ड लग रहा था कि एक वेस्टिंग, कि ये अच्छी मूव नहीं है, हमें थोड़ा चांस दे दिया, एक मूव हमें एक्स्ट्रा दे दिया, और उसी बेस में ऑन द बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट थियोरेटिकली अगर हम देखें किंग B1 के पीछे जो लॉजिक है वो है कि नेक्स्ट मूव व्हाइट वांट टू प्ले नाइट D5 एंड आइडिया क्वीन अनसपोर्टेड है और नाइट क्रॉस E7 विथ चेक। सो मैंने ये वाला प्लान नहीं देखा, और अगर मुझे ये प्लान दिखाई देता उस जगह पे तो मैं दोनों रुक में से अगर किसी भी रुक को मुझे C8 में लाना है, इज इट क्लियर कि मुझे रुक F8 बोर्ड में मुझे लाना चाहिए था, क्योंकि अगर ओपोनेंट नाइट D5 खेलते देन आई टेक क्वीन इनटू क्वीन, और अगर वो नाइट क्रॉस E7 दैट किंग F8 एक स्क्वायर मेरे पास मिलता, नेक्स्ट आइडिया किंग इनटू E7। सो हो सकता है नाइट D5 के बाद क्वीन क्रॉस क्वीन एंड नाइट क्रॉस F6 और बिशप क्रॉस F6 एंड और नाइट क्रॉस D5, क्वीन क्वीन मारने के बाद ये सिचुएशन हो सकता था, ये इक्वलिटी होता। बट लैक ऑफ नॉलेज, द ओपनिंग में मैंने रुक A8 वेरी फर्स्ट आई प्लेड रुक A8 और मुझे लग रहा था कि मेरी पोजीशन ठीक है। Opponent played knight D5 and after knight D5 समझ में आया कि मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, क्योंकि मेरा 2 मूव वेस्ट हो गया, क्वीन F1, क्वीन D8 एंड 2 मूव का इन द ओपनिंग या किसी भी जगह पे ऐसे अगर आपकी मूव वेस्ट होते हैं तो इसका एडवांटेज ऑब्वियसली सामने वाले प्लेयर जरूर लेंगे। तो हमें ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि कोई भी मूव वेस्ट ना हो, और यहां पे नाइट D5 के बाद ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, वो है क्वीन D8 बैक। देन द ओपनिंग जो व्हाइट को चाहिए था एडवांटेज, वो एडवांटेज व्हाइट को मिल गया। फर्दर प्लान व्हाइट कर सकते G4, H4, बिशप H6 का ऑब्वियसली एक ट्राई कर ले सकते हैं हम, और बिशप H6, बिशप इनटू G7 का एक्सचेंज करके ये जो ड्रैगन का जो मेन बिशप है वो एक्सचेंज हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट व्हाइट स्टार्ट G4, H4। तो ऑब्वियसली ब्लैक फील कर रहा है इस पोजीशन पे कि ये ब्लैक की थोड़ी खराब हो गई, अब ब्लैक को मुश्किल है इस गेम को संभालना।
but my opponent played bishop g5. After bishop g5 कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ दोबारा ब्लैक को थोड़ा मौका मिला है पोजीशन को ठीक करने का, क्योंकि ये बिशप g5 इतना कुछ फोर्सिंग वाला मूव, इतना कोई पावरफुल वाला मूव नहीं है, जहां पे ब्लैक उम्मीद कर रहे थे बिशप h6, नाइट f6, g5, g4, h4, बट यहाँ पे बिशप जो g5 है वो थोड़ा स्लो मूव है। एंड फिर सिंपल कॉन्सेप्ट, जब आप ऐसे एडवांटेज पोजीशंस लेके जब आप खेलते हैं, जब आपको 2 मूव्स का फायदा मिलता है बोर्ड में, जब आपको ऐसे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं, तो आपका जो मेन आइडिया होना चाहिए कि इमीडिएटली प्रेशर क्रिएट करना ओपोनेंट के ऊपर। ओपोनेंट प्लेड बिशप g5, ब्लैक टेक, नाइट क्रॉस d5 एंड ओपोनेंट टेक pawn क्रॉस d5। यहाँ पे मुझे लगा कि बिशप क्रॉस d5 मारना चाहिए कि इस बिशप को ओपन रखने के लिए। हो सकता है उसके बाद भी मैं नाइट c4, बिशप c4, रुक c4, नॉर्मल जो मूव होगा ब्लैक का तो वही चलेगा। बट आफ्टर e क्रॉस d5 तो एक टाइम में लगा कि ये बिशप जो b3 का जो बिशप है वो अपनी खुद की पॉन से ही बंद कर दिया। लेकिन दूसरे टाइम पे लगा कि ऑलरेडी नाइट c4 खेलने के बाद ओपोनेंट को बिशप इंटू c4 तो मानना ही पड़ेगा। नाइट c4 का लबा ब्लैक के पास अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ब्लैक को नाइट c4 आना ही पड़ेगा। तो e क्रॉस d5 जो मिस्टेक है वो हम उस टाइम पे नहीं लग रहा था कि मिस्टेक है, क्योंकि ये सेमी ओपन फाइल ओपोनेंट को मिल गया जहां से ओपोनेंट e7 पॉन को प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ओपोनेंट के पास ऑप्शन है, ओपोनेंट गो फॉर द h4, ओपोनेंट गो फॉर g4 या ओपोनेंट प्लेड रुक e1 करके इसी एरिया पे गेम्स खेल सकते हैं। सो दिस सिचुएशन धीरे धीरे ब्लैक थोड़ा सा क्रैम्प्ड हो रहा है, तो ब्लैक को चाहिए इमीडिएटली प्रेशर क्रिएट करना, ब्लैक को चाहिए तुरंत ओपोनेंट के ऊपर हावी होना। और ब्लैक अगर कोई अटैक बिल्डअप नहीं करेगा तो व्हाइट कंटिन्यूअसली उसी में खेलना शुरू करेगा। तो ब्लैक स्टार्ट फर्स्ट a5 एंड आइडिया a4, और a4 करने के बाद ये जो बिशप है वो a5 करने के बाद ये जो बिशप है वो बिशप चला जाएगा। सो व्हाइट प्लेड a4, स्लाइटली वीकनेस क्रिएट हुआ ओपोनेंट के किंग साइड में। ये ब्लैक अभी चाहेगा इस पोजीशन पे कि इसी एरिया पे ही गेम चले, ब्लैक चाहेगा कि इसी एरिया पे गेम चले, क्योंकि इस एरिया में आपकी पोजीशन ठीक है, इस एरिया में आपकी पोजीशन ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आपको खेलना ही है इसी पोजीशन पे। अगर ऑपोजिट विंग में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि जितना स्लो होगा अटैक इतना हमारे लिए इजी है। तो हमारे टारगेट होगा कि ओपोनेंट के माइंड डाइवर्ट करें और कंटिन्यूअसली हम ओपोनेंट की उसी विंग पे खेलने की कोशिश करें जिस विंग पे हमें खेलना चाहिए, ओपोनेंट की फुल कॉन्सेंट्रेट उसी एरिया पे हो, जैसे कि ऑपोजिट एरिया पे हमें कोई टेंशन ना हो। बट अभी आपका जो क्वीन है, मतलब ब्लैक का जो क्वीन है वो अभी भी सही जगह पे नहीं है, अभी वो प्ले में नहीं आया, वो वर्स पीस है। बट आप क्वीन को प्ले में लाने की कोशिश करेंगे तो आपका e7 पॉन भी वीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्ले रुक e8, e7 पॉन को डिफेंड किया और मैं क्वीन b6, क्वीन c6 नेक्स्ट ले जाना चाहता हूँ। लेकिन बैक का जो ये बिशप है अभी g7, इट्स वेरी डेंजरस बिशप। g7 वो घर में बैठा हुआ लेकिन बहुत लॉन्ग डायगोनल्स पकड़ के रखा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज पीस, और ये बिशप इज अ लॉन्ग रेंज पीस। बट अभी एज पर रूल्स जब आप कोई अटैक बिल्डअप करते या कोई कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करते तो आपकी सारे पीस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होना चाहिए, जो ब्लैक की अभी नहीं है। ब्लैक का भी क्वीन डेवलप नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट में ब्लैक प्रॉब्लम है इस जगह पे। व्हाइट के डेवलपमेंट कंप्लीट है क्योंकि व्हाइट की
दोनों रुक कनेक्टेड है एज पर रूल। जब तक आपकी दोनों रुक कनेक्टेड ना हो तब तक आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है। सो ब्लैक अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस पोजीशंस को लेके कि एज सुन एज पॉसिबल ब्लैक की क्वीन डेवलप हो जाए। व्हाइट प्लेट रुक H1। व्हाइट का आइडिया है सिंपल प्रेशर सम F4 करके खेल के E7 में सम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते। बट अभी इस जगह पे ब्लैक ने अपनी पोजीशन थोड़ा संभाल लिया, क्योंकि अगर बिशप बिशप एक्सचेंज करने के लिए भी आते हैं इन फ्यूचर तो मेरे पास बिशप H8 भी एक मूव है। मैं बिशप एक्सचेंज करना ना करना मेरे ऊपर है, बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बिशप एक्सचेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बिशप गुड बिशप है, इज ओनली वन डिफेंडर। सो यहाँ पे बिशप नहीं जाएगा। अगर आपका E7 पॉन बाई चांस अगर आपके E7 पॉन भी चले जाते तब भी आपको इतना दिक्कत नहीं होगा इस पोजीशन पे, क्योंकि आपके पीसेस सारे किंग साइड में, मतलब ओपोनेंट की किंग साइड में। तो ब्लैक का फर्स्ट ड्यूटी होगा कि वर्स्ट इज फर्स्ट, जो बैक पीस है उसको पहले प्ले में लाए। सो आई प्लेड क्वीन B6। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी क्वीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। D4 में मैं प्रेशर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे नाइट C4 आएगा, बिशप C4, रुक C4, तो ये क्वीन भी वर्क करेगा, D4 में बिशप भी वर्क करेगा, D4 में रुक भी D4 में वर्क करेगा। साथ में इस बिशप एंड क्वीन की कोऑर्डिनेशन पे अगर ओपोनेंट का B3 वाला बिशप हट जाते हैं तो क्वीन और बिशप की कोऑर्डिनेशन में D2 में बहुत जबरदस्त अटैक होगा। बैटिंग नेट भी लग सकते हैं। So white played bishop E3 and black अपनी positions queen C7। Now black की all pieces are बोल सकते हैं अच्छी position पे। rook queen की coordination अच्छे हैं, bishop अच्छे position पे, knight E5 is very strong centralized है, knight C4 जाम देने जा रहे हैं और obviously see the G7 bishop ये बहुत ज्यादा अच्छे। तो जो पोजीशंस आपके थोड़ी देर पहले जो आपने मिस्टेक कर लिए थे, जहां पे क्वीन A5 के बाद नाइट D5 के बाद जो पोजीशंस आपका पोजीशन खराब हो जा रहा था, उसमें से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। जो बेटर होने के बाद आपको भी अंदर से फील हो रहा है कि हाँ अब ये पोजीशंस ठीक है। पर आपको वो भी याद रखना है कि वो एज था 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल, माय फर्स्ट टूर्नामेंट। तो ऑब्वियसली बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, क्योंकि जब हम सीनियर प्लेयर से खेलने जा रहे हैं तो बहुत से मिस्टेक हो सकते हैं। लेकिन मैं आगे दिखाना चाहता हूँ कि इस गेम को और कितना अच्छा हुआ, कैसे कंटिन्यू किया। बिशप F2, क्योंकि ये नाइट C4 आने जा रहे थे, नाइट C4 के बाद अगर ओपोनेंट बिशप इनटू C4 मारे तो गुड, अगर नहीं मारते हो सकते नाइट इनटू बिशप। तो ओपोनेंट अपनी दोनों बिशप को रखना चाहते हैं बोर्ड में, इसलिए ओपोनेंट प्लेड बिशप F2 एंड ब्लैक सिंपल गो फॉर नाइट C4 एंड नाइट C4। Obviously, knight C4, knight B4 और knight A4, ये जो स्क्वायर किंग के सामने जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर, जो ये जो 3 स्क्वायर है, इन स्क्वायर पे बेसिकली नाइट को बैठने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नाइट बहुत स्ट्रांग है। किसी भी टाइम पे वो सैक्रिफाइस लगा सकते हैं, अपनी ओपोनेंट की किंग साइड की जो पॉन स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कॉम्बिनेशंस के लिए रेडी। अब हम जितने सारे कॉम्बिनेशंस करते हैं, जितने सारे बुक्स से हम कॉम्बिनेशन या नॉर्मली कॉम्बिनेशंस करते हैं, इस टाइप की बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हमने देखा है कि सैक्रिफाइस द नाइट एंड डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट पॉन स्ट्रक्चर। अगर आप मेरा सेकंड वाला वीडियो देखेंगे विद राजदीप सरकार के साथ जो मेरा मैच था, जहाँ पे पॉन कैन नॉट मूव द बैकवर्ड, वहां पे भी हमने नाइट सैक्रिफाइस करके किंग साइड को ब्रेक करके फिर हमने विनिंग में कन्वर्ट किया। बट एवरी टाइम होगा वो श्योर नहीं है, बट ये नाइट को ऐसी जगह पे बैठने देना नहीं चाहिए। तो व्हाइट प्लेड फाइनल पोजीशन जो आपके सामने थे। नाउ अब हम देख सकते हैं कि बिशप G7, क्वीन C7, रुक C8, नाइट C4, ये सारी पोजीशंस बहुत अच्छे होके बैठे, वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इस टाइप की पोजीशन पे ही आपको कुछ कॉम्बिनेशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बोल के नहीं आएगा। जैसे कि हम बुक्स में या किसी भी जगह पे हम पोजीशन देते फिर बोलते हैं ब्लैक टू प्ले एंड विन, तो हमें लगता है कि ऑब्वियसली कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ होगा तभी ब्लैक जीता। बट ड्यूरिंग द मैच कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको एवरी टाइम अपने आप को ही क्वेश्चन करना है, क्या यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ,
क्या मैं कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, क्या मैं सारे फोर्सिंग मूव्स देखना है, सारे कैप्चरिंग देखना है, क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस ढूंढना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। अभी इस सिचुएशन पे ब्लैक की पोजीशन अच्छे है, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है, मतलब नॉर्मल गेम नाइट इनटू b2 डायरेक्टली यहाँ पे शायद हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी आपके पास कोई प्रॉपर एक्टिव मतलब पीसेस की आप एंटर नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए ब्लैक शुरू किया यहाँ पे अटैक एंड आई प्लेड फर्स्ट मूव हियर b5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सैक्रिफाइस किया एक बी पॉन को, और मैं ओपोनेंट की किंग साइड की पॉन स्ट्रक्चर तोड़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ओपोनेंट की किंग साइड थोड़ा वीक हो, मुझे ज्यादा स्पेस मिले खेलने के लिए। समटाइम्स सम कॉम्बिनेशंस पे आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देते, कोई फोर्सिंग कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं, समटाइम आपको आइडिया बेस भी खेलना पड़ता है कि आपको पसंद आना चाहिए, समटाइम ऐसा होना चाहिए। तो पोजिशनल सैक्रिफाइस भी हो सकता है, आपने एक पॉन सैक्रिफाइस किया, इसके बदले में आपको बोर्ड में लॉट्स ऑफ स्पेस मिला, किंग साइड की कोई इंपॉर्टेंस फाइल अपने ओपन करते जहां से आपके रुक की एंट्री करवा सकते, इस तरीके से हम अटैक बिल्डअप करते हैं। जब ऑपोजिट विंग में कैस्टलिंग होता है तो इस तरीके से फ्लैंक अटैक तो हम नॉर्मली छोड़ देते हैं सिर्फ अपनी फाइल को ओपन करने के लिए। तो इसी आइडिया बेस आई प्लेड b5, और मुझे अभी भी लग रहा था कि ओपोनेंट बिशप इनटू नाइट को मार देना चाहिए और ये इक्वलिटी में होगा, और इस पोजीशन के बाद नॉर्मली इक्वल पोजीशन, बट माय ओपोनेंट टेक पॉन इनटू पॉन। सो पॉन इनटू पॉन, यहाँ पे भी अभी कॉम्बिनेशंस लगाने में थोड़ा, मतलब आप अगर नाइट इनटू b2 सैक्रिफाइस करना चाहते हैं तो आपको श्योर होना चाहिए कि वो सैक्रिफाइस जेन्युइन होना चाहिए, अदरवाइज आपकी पीस डाउन हो सकता है। अगर उस सैक्रिफाइस में अगर आपको उसके बदले में सेम पीस भी मिलता है तब भी ओके फाइन, मतलब आपके हाथ से आपकी गेम जाना नहीं चाहिए, मतलब इक्वलिटी आपके हाथ में रख के आप विनिंग के लिए ट्राई कीजिए, इट्स द बेस्ट ऑप्शन। सो नाइट b2, सो ओपोनेंट टेक किंग क्रॉस b2। अब हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा क्वीन c3, क्वीन c3 का चेक, और ये नाइट जो d4 में है वो विनिंग है, और साथ में हमारे एक मूव हमारे पास हो सकते हैं a4, मतलब ओपोनेंट की साइड में एक ओपन फाइल क्रिएट करने के लिए और एक पॉन हम सैक्रिफाइस कर सकते। तो पहले हमने एक पॉन सैक्रिफाइस किए, उसके बाद हमने नाइट सैक्रिफाइस किए, बट अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि अभी अब अच्छी पोजीशन लग रही है, पोजीशन नो डाउट ब्लैक के फेवर में है, लेकिन विनिंग आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वीन c3 आल्सो गुड मूव, क्वीन c3 करके फिर मैं a4 वाला प्लान में करने से मेरे लिए शायद अच्छा होता, मैं डायरेक्ट पहले a4 खेल दिया, बिकॉज मुझे लगा कि क्वीन d3 खेलने के बाद, क्वीन c3 खेलने के बाद चेक, क्वीन c3 में किंग b1 आ जाएगा, उसके बाद क्वीन d3 आके एक्सचेंज कर ले, जैसे आपको अपने एक पॉन या अपने एक पॉन आपने गेन करके रखा, और आपने जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस पॉन को अपने पास रखें और संभाल के खेलने की कोशिश करें। जैसे लगा कि ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस पॉन के कारण, मैं अपनी पॉन को दोबारा आपको बैक करके दे सकता, जो मेरे पास था मैंने दे दिया, उस बेटर ऑप्शन। जैसे कि अभी a4 के बाद ओपोनेंट को मुझे लग रहा है कि ओपोनेंट को बेटर होता कि ओपोनेंट बिशप खेल देते c4 या क्वीन खेल देते c4, तो बेटर ऑप्शन के ओपोनेंट को क्वीन c4 खेल लेना चाहिए था, कि अगर क्वीन यहाँ पे खेल देते c4, क्वीन इनटू c4, बिशप इनटू c4 एंड रूक इनटू c4, ये पोजीशन फिर इक्वलिटी में, और ब्लैक स्लाइटली बेटर, क्योंकि ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लैक है डबल बिशप एडवांटेज ऑन द बोर्ड, वो ज्यादा अच्छा होता। मुझे लग रहा है कि इस जगह पे क्वीन c4 देके खेलना चाहिए था, क्वीन क्वीन एक्सचेंज हो, लेकिन ओपोनेंट को लगा कि इस पोजीशन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बिकॉज और मेरा और एक आइडिया है कि अगर ओपोनेंट बिशप इनटू पॉन मार के तो क्वीन c3 चेक, सो ऑब्वियसली किंग b1, क्योंकि किंग b1 इज द बेस्ट मूव। अगर किंग c1 आते तो मैंने देखा कि इस जगह पे क्वीन चेक, a1 चेक, सो ऑब्वियसली ओपोनेंट प्ले किंग d2। अब आप क्वीन इनटू नाइट नहीं मार सकते, क्योंकि क्वीन इनटू नाइट के लिए बिशप है यहाँ पे, तो सॉरी ये बिशप है आपके पास, कि बिशप इस नाइट को डिफेंड कर रहा है, तो बिशप a6 है वेरी इंटरेस्टिंग मूव। बिशप a6 चेक में आपको अगर
अगर आप बिशप e3 खेलते हैं इस जगह पे, देन यू टेक क्वीन इनटू d4 और ये आप विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक f4 मूव भी अच्छा प्लान हो सकता है, बिशप क्रॉस f4, किंग d3 या किंग e4। तो यहाँ पे आपके दो चॉइस है, आप रुक c3, क्वीन c3 कुछ भी करके खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल विनिंग आ गया, आप क्वीन इनटू f4 ये बिशप मार के फिर आप आराम से अपना गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ओपोनेंट की जो किंग की पोजीशन है इज वेरी बैड और ये पोजीशन ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा और आप इजीली इस गेम को खेल सकते हैं। बट माय ओपोनेंट और अगर बाय चांस बिशप इनटू पॉन मार भी ले, अगर हम क्वीन चेक देते लाइक क्वीन c3 चेक एंड किंग b1, अगर किंग b1 आते तो एक अच्छा मूव मुझे लग रहा है कि क्वीन a3। मैंने क्वीन a3 देखा बोर्ड में, ये ज्यादा अच्छा हमें फील हो रहा है कि क्वीन a3 के बाद ऑब्वियसली वो बिशप हमें मिलेगा, क्योंकि बिशप d3 अगर आप बाय चांस बिशप b3 करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे पास रुक है, नाइट लगेगा, इज वेरी क्लियर कट विनिंग पोजीशन। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। और अगर ओपोनेंट क्वीन d3 करके खेलते हैं इस जगह पे, देन वी टेक क्वीन इनटू a4, एक स्ट्रॉन्ग मूव है, क्वीन इनटू a4 मार के खेल सकते हैं। समहाउ मैं रुक ये भी लगा सकता हूँ कि अभी एक पॉसिबिलिटीज है कि रुक c3, ये भी अच्छा पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट मूव यू प्ले रुक a8, तो आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस रह जाएगा किंग के सामने, लॉट्स ऑफ होल है ओपोनेंट किंग के सामने। तो ये पॉन सैक्रिफाइस इज वेरी इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइस। So my opponent played queen d3. Opponent यहाँ पे डिसाइड किया कि क्वीन d3, अगर मैं बिशप ले लिया एंड ओपोनेंट एक क्वीन इनटू पॉन और एक पॉन आप लेके गेम को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं पॉन इनटू बिशप मार सकता हूँ। लेकिन अगर हमारी क्वीन c3 में चले जाए तो ये विनिंग बहुत इजी होगा आपको करना बोर्ड में। c3 वाले स्क्वायर क्लियर कट दिखाई दे रहे कि मुझे अपनी क्वीन को c3 वाला स्क्वायर चाहिए, और इसके लिए जो क्वीन है ओपोनेंट का मेन डिफेंडर, और यहाँ पे अभी जो हमारे पास जो बिशप है d7 वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो ये बिशप वर्क कर रहा है, g7 वाले बिशप वर्क कर रहे हैं, क्वीन वर्क कर रहे, रूक वर्क कर रहे, पॉन्स वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो हमने अपना इस बिशप को भी यूज कर दिया, बिशप क्रॉस b5 और एक भी सैक्रिफाइस, सीरीज ऑफ सैक्रिफाइस, आइडिया कि क्वीन को यहां से रिमूव करना, क्वीन को यहां से हटाना। बट इसी पोजीशन पे भी बिशप b5 में जो मुझे लगा कि इस जगह पे c4 सबसे अच्छा होना चाहिए था, c4 वाला, एंड ये पॉसिबिलिटीज हो सकता था, एंड हो सकता है कि पोजीशन थोड़ा सा फेवर हो ओपोनेंट की, क्योंकि इस पोजीशन पे ओपोनेंट pawn into bishop and queen check c2 and queen check c2, queen into c2, rook cross c2, तो rook cross f2, but ये दो pawns is very dangerous, और equality है यहाँ पे king into and rook into this, and ये positions भी अभी आपके पास rook b8 है, knight हटने से rook b2 है, d5 b5, slightly obviously white थोड़ा better लग रहा है कि ये जो पॉन स्ट्रक्चर से, बट ये पोजीशन विन नहीं होगा, इट्स द इक्वलिटी पोजीशन। तो चॉइस बिशप b5, बट ऑन द बोर्ड बिशप b5 मैंने देखा, लेकिन बेटर ऑप्शन होता कि अगर मैं पॉन इनटू बिशप पहले मार देता, पॉन इनटू बिशप पहले अगर इसको मार देते तो गेम बहुत इजी होता, क्योंकि अगर क्वीन इनटू पॉन तो यहाँ पे पॉसिबल है बिशप इनटू, ये ज्यादा इजीली हमें विन में कन्वर्ट कर सकता था, तो ये ज्यादा अच्छा होता। और अगर आप ये नहीं भी करते, अगर आपको यहाँ पे c4 खेलना पड़ते बाय चांस, राइट क्वीन इनटू c4, तो डबल पोजीशन में एडवांटेज, किंग इज वेरी ओपन पोजीशन, ये ज्यादा बेटर होगा। लेकिन उस टाइम पे जो ऑन द बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है वो वही ज्यादा हम प्रेफर करते, तो बिशप इनटू b5 ज्यादा अच्छा लग रहा था, एंड बिशप इनटू b5 लगा कि ओपोनेंट प्ले क्वीन इनटू b5, देन so I played bishop into b5 and opponent take. Finally, in first bad move, opponent played queen cross b5 and queen cross b5 के बाद एक हैप्पी स्माइल आ गया हमारी
फेस में, बिकॉज जो कॉम्बिनेशन आप इतने देर से ट्राई कर रहे थे, जो कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर रहे थे इतनी देर से, जो लगाने की आपने कोशिश कर रहे थे, और वो अब फाइनली आपको मिल गया. एंड व्हाइट ब्लैक सिंपली प्ले क्वीन c3 चेक. एंड ओपोनेंट के पास 2-3 मूव्स है, किंग c1, किंग b1, किंग a2. Obviously king a2 move bad hai because pawn into b check, queen into pawn and rook a8 check, king b1 and rook a1 में. So a फाइल में तो ओपोनेंट आ नहीं सकता, रह गया ओपोनेंट के पास king b1 and king c1. So opponent play king c1 and I put the simple move bishop a6 check. तो आपको ये ध्यान रखना है, डायगोनल वीकनेस को ध्यान रखना है, ऑल टाइप्स ऑफ चेक फोकस करना है. एंड ओपोनेंट प्ले किंग b1 इज द फाइनल मूव जो आपने खेला, किंग b1, बिकॉज ओपोनेंट को बेटर ऑप्शन था बिशप a6 चेक में बिशप e3. देन ऑब्वियसली आई टेक बिशप इनटू e3, रूक इनटू e3, क्वीन क्रॉस e3, मे बी रूक d2 या एनी अदर मूव्स. अगर रूक d2 खेले तो ओके, रूक d2 भी खेलते हैं, पॉन इनटू बिशप, एंड फाइनली क्वीन चेक, क्वीन इनटू पॉन, जो क्वीन g1 देखे क्वीन पॉन ले सकते हैं. जो सैक्रिफाइस किया वो तो सारे रिटर्न मिल गया, साथ में हम एक्सचेंज भी आप हो गए. तो अगर ये खेलता तो एक्सचेंज अप प्लस पोजीशन इज क्लियरली बेटर. बट माय ओपोनेंट प्ले फाइनली किंग b1 एंड दिस इज द फाइनल लास्ट मूव on push a3 and queen b2 is check and mate. And obviously opponent resign, opponent play bishop या कुछ भी खेलते बोर्ड में, mate और rook get the another moves. So ये मेरी one of the best game. बहुत गलत खेला मैंने, मुझे पता है कि अंदर उस टाइम में मैंने गलत खेला. गलत खेलने के बाद जो कवरिंग किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कॉम्बिनेशन लगाया वो इंपॉर्टेंट था. सबसे इंपॉर्टेंट था फर्स्ट रेटेड प्लेयर से जीतना, जिस फर्स्ट रेटेड प्लेयर से खेल के जीता. एंड वो सबसे बड़ी हैप्पीस्ट मोमेंट था मेरे लिए. और बट उस टाइम में हमें पता नहीं था कि ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, या ओपोनेंट का 2200 उस लेवल में 1992 2200 रेटिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेटिंग. बट उस टाइम में हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं. उस टाइम में सिर्फ हमें था खेलना, हमारे अंदर में और कुछ नहीं था, जीत हार कुछ भी नहीं था, हमें था अपना बेस्ट खेलना बोर्ड में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी माइंड सेट करना कि बेस्ट खेलना, कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ अपना बेस्ट खेलना है बोर्ड में. आपने जितनी कॉम्बिनेशंस आप सीख रहे हो, जितनी कॉम्बिनेशन, जितनी बुक्स आप कर रहे हो, कोशिश करो उसको बोर्ड में यूज करने का. तो ये सारी चीज हमने मतलब कोशिश किया यूज करने का. और वो जब बोर्ड में हो गया तो जो एक हैप्पी जो फीलिंग था वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल फील था कि आज मैंने बहुत अच्छा खेला. तो इसलिए मैंने वो गेम देखा है कि किस प्लेयर को हराया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट था कि उस एज में 11 इयर्स ओल्ड एज में जो हमने फर्स्ट रेटिंग टूर्नामेंट में जो मैंने खेला है वो गेम देखा. आज तो 11 इयर्स में ग्रैंड मास्टर बन जा रहा है. उस टाइम में इतना आज के इतना फर्स्ट है, बट उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही टूर्नामेंट भी बहुत कम थे, हम इतना टूर्नामेंट नहीं खेल पाते थे. और प्लस देखिए उस टाइम रेटिंग करना भी बहुत टफ था, कोचिंग के भी बहुत मतलब इतना वो नहीं था. लेकिन जो स्टाइल था प्लेयर्स का खेलने का, जो नेचुरल स्टाइल था, वो स्टाइल मैंने आपको दिखाया कि वो 11 इयर्स में जो गेम थे हमारे, जो गेम हमने खेले हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट गेम. एंड इसलिए ये गेम ज्यादा हमें याद है. हम बहुत सारे मैच खेलते, बहुत से टूर्नामेंट्स खेलते, लेकिन हर गेम हमें याद नहीं रहते. लेकिन कुछ कुछ गेम ऐसे याद रहते जो आपके लिए मतलब आपको मतलब यादगार होता है कि ये गेम मैंने बहुत अच्छा खेला. सो ये 1992 की गेम है जो अभी भी हमें याद है. ये गेम मैंने फर्स्ट रेटेड प्लेयर से जीता, तो वो गेम हम कभी नहीं भूल सकते. तो एक गेम मैंने आपके साथ शेयर किया है. तो इसमें मैं कुछ आइडियाज दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड मैंने पोजीशंस के कुछ कॉम्बिनेशन करते हुए क्या चीज ध्यान रखने है, वो सब चीज मैंने आइडियाज दिया है. होप कि इसमें से भी कुछ आप
यूज कर सकते हैं, बट जो कैलकुलेशंस वो अलग चीज है। कैलकुलेशन उस टाइम में कैलकुलेशन, अभी की कैलकुलेशन तो उस टाइम इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, अभी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। बट जो गलती हुआ है, जो गलत मूव्स हुआ है, वो अब हमें पता चल रहा है कि हमने वो मिस किया था, क्योंकि हम अपने पुराने गेम्स भी देखते रहे थे कि उस टाइम में क्या स्टाइल में गेम खेला था, अभी क्या गेम स्टाइल क्या है, क्या क्या मिस किया। हमें समटाइम हमें लगता है कि क्यों नहीं मैंने वो मूव्स देखा, तो अभी हम आराम से देख पा रहे हैं। तो वो जो चीज है, आप अपने गेम्स को ऑलवेज एनालाइज करना चाहिए, जो आपकी गलती स्टेप बाय स्टेप जो आपने गलती किया है पहले, उसको दोबारा रिपीट ना हो। मतलब जो चीज आपने एक बार मिस्टेक हो गया, वो दोबारा अगर आपका रिपीट होता है तो वो गलत बात है। तो स्पेशली मैंने ये गेम शेयर किया क्योंकि मुझे लगा कि ये गेम आपके साथ शेयर करना चाहिए, कि इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस लगाया। तो एंड आई उस टूर्नामेंट में बेसिकली फर्स्ट टूर्नामेंट में 6th पोजीशंस, आई वॉज द 6th पोजीशंस मिला था, एंड फर्स्ट प्राइज मनी टूर्नामेंट प्राइज मनी मिला वहाँ पे। तो ये एक अच्छा मेमोरी था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये गेम शेयर किया। सो अगर आपको ये अच्छा लगे एंड अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।